वो 1-2 मिनट के लिए सोर्स एरर दिखाता है, ठीक है। वो आपकी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वो हमारी साइड से प्रॉब्लम है। वो क्लास लाइव नहीं हुई है, उसका मतलब है कि क्लास अभी लाइव हुई नहीं है, 1-2 मिनट में होगा, ठीक है। चलिए फिर आ जाइए, अभी तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी आ रही होगी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए फिर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मैंने देख लिया मोबाइल में सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? फिर अब अपना आज की क्लास स्टार्ट करें। आ जाइए फिर लाइव, जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सोर्स एरर इसीलिए आता है, रवि जांगिड़ का भी सेम क्वेश्चन है कि मैम सोर्स एरर क्यों आ रहा है। 1 से 2 मिनट लगता है बच्चा क्लास स्टार्ट होने में, और जैसे स्टार्ट हो जाती है उसके बाद कोई सोर्स एरर नहीं आता है किसी भी टाइप का। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो आज हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कितना पढ़ लिया था, पहले वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डाइजेशन कहां से शुरू होता है। तो डाइजेशन हमारे माउथ से, मुंह से ही शुरू हो जाता है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज इस चैप्टर की जो पिछली 3 या 4 क्लास जितनी भी हो गई हैं उनको आप देख लीजिएगा और फिर हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर आप आज डायरेक्टली लाइव क्लास पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए पिछली क्लास पढ़ लो और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे साथ लाइव स्टार्ट होगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो डाइजेशन कहां से शुरू होता है? माउथ से। माउथ में हमने क्या पढ़ा? टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा, और माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथियां। कितनी होती है? टोटल 6 होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद माउथ का खाना कहां आता है? इस पाइप से होता हुआ आपके पेट में आता है। इस पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप। फूड पाइप का एक ही काम होता है, जो खाना पीछे से आया है, डाइजेस्टेड हो चाहे अनडाइजेस्टेड हो, इसे कोई मतलब नहीं है। इसका काम ही एक है कि इस खाने को कहां पे ट्रांसफर करना? स्टमक में, पेट में ट्रांसफर कर देना। और स्टमक में खाना आता है तो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था 1 से 2 घंटा खाना एज इट इज पड़ा रहता है। 1-2 घंटे के बाद क्या होता है? स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं, जो पेट में जो ग्रंथियां होती हैं, जिनको हमने नाम क्या दिया था? जिनको हमने नाम दिया था गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां। और वो क्या करती हैं? वो स्टिमुलेट होती हैं और स्टिमुलेट होकर एक जूस बनाती हैं। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। याद है ना? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम हिंदी में जठर ग्रंथियां कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं? तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पेट में जैसे ही 1 से 2 घंटा हो गया खाना आते ही, उसके 1-2 घंटे के बाद हमारे पेट में एक जूस ट्रांसफर करती है। ये खाने के अंदर एक जूस डालती है, और जिस जूस का नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। जिस जूस को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जठर रस कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लास तक, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास तक, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? तो हमने पढ़ा था एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक अम्ल है। और इस एसिड का पहला काम हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि अगर ये एसिड ज्यादा निकल जाता है तो आपको क्या कर सकता है? एसिडिटी कर सकता है। और एसिडिटी की वजह से आपको क्या हो सकता है? एसिडिटी की वजह से आपके पेट में जलन, और आपके पेट में पेट फूल जाएगा, जलन होएगी, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। क्यों? क्योंकि ये एसिड ज्यादा निकल जाता है। और जितना ज्यादा एसिड उतना ही कम पीएच वैल्यू आपके पेट का। और जब पेट का पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो आपके पेट में जलन महसूस होती है। फिर एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? हम इनो, या हम जो कुछ एंटा एसिड टैबलेट्स लेते हैं, जैसे मैंने डाइजीन का एग्जांपल दिया था, है ना। वो सब क्या होती है? वो बेसिक नेचर वाली होती है। तो उसने आके एसिड के प्रभाव को कम कर दिया और आपके पेट का एसिडिटी ठीक हो जाता है। ये बात हमने लास्ट क्लास तक पढ़ ली थी। अब मैंने कहा था कि इस HCl का सिर्फ एक ही काम नहीं है। मैंने बताया था ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये इतना प्रबल अम्ल है कि अगर आपकी स्किन पे डल गया तो आपकी स्किन जल जाएगी, आपकी जो त्वचा है वो जल जाएगी। तो मैम इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है हमारे पेट के अंदर? तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एसिड कभी भी डाइजेशन नहीं कर सकते, अम्ल कभी भी पाचन की प्रक्रिया नहीं करवा सकते। डाइजेशन कौन करता है? एंजाइम्स। याद है ना, मैंने बताया था कि डाइजेशन यानी पाचन की प्रक्रिया में कौन सहायक होता है? एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। तो मैम ये एसिड क्या करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि पेट में एसिड होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। नो 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 नो, वो डाइजेशन में
डायरेक्टली हेल्प नहीं करता, इनडायरेक्टली हेल्प करता है। कैसे? तो वही आज हमें पढ़ना है। तो दूसरा जो फंक्शन था HCl का, यहां पे हमने लास्ट क्लास छोड़ दी थी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस बना जिसमें HCl एसिड था, इस एसिड ने एसिडिटी कर दी। और दूसरा काम क्या होता है, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसका काम होता है एंजाइम्स को एक्टिव करना, एंजाइम्स को सक्रिय करना, एक्टिव करना। तो मैम क्या एंजाइम्स पहले से एक्टिवेट नहीं होते हैं? नहीं, अगर पहले से ही एंजाइम एक्टिवेट होंगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी पेट के अंदर। ये एंजाइम तभी एक्टिव होते हैं जब खाना आ गया, 1-1.5 घंटा पड़ा रहा, उसके बाद जूस निकला, बाइल जूस, बाइल जूस में एसिड निकला HCl। अब ये HCl क्या करते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट का मतलब है उन्हें काम करने लायक बनाते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है वो सुन लो ध्यान से। हमारे गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे है पेप्सिनोजन, सेम नाम हिंदी में है पेप्सिनोजन। और नंबर 2 पे जो होता है जिसको बोला जाता है प्रोरेनिन एंजाइम। कौन सा? प्रोरेनिन एंजाइम। तो ये 2 एंजाइम आपके पेट में थे, ठीक है, लेकिन ये एंजाइम एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब ये डीएक्टिवेट है, एक्टिव नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये डीएक्टिवेट है, डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है ये, यानी कि ये है तो सही लेकिन काम नहीं कर सकते। बोलते हैं मैंने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, अकाउंट है लेकिन मैं चला नहीं रहा, मैं उसको काम में नहीं ले रहा, इसको बोलते हैं डीएक्टिवेट करना। ठीक है, ऐसे ही ये जो एंजाइम है ना, ये अभी डीएक्टिवेटेड एंजाइम है, लेकिन एंजाइम तो है लेकिन ये काम नहीं कर सकते। अब इनको एक्टिव कौन करेगा? इनके ऊपर आके गिरता है कौन सा एसिड? HCl। और जैसे ही HCl आके इन दोनों पे गिर गया तो ये डीएक्टिवेट से क्या हो जाएंगे? ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि HCl कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? आपको बताना है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये एंजाइम कहां होते हैं? ये एंजाइम हमारे पेट में होते हैं। या पूछ ले पेट में जो एसिड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे, किस तरीके से हेल्प करता है? तो आपको बताना है कि पेट में जो एसिड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में 2 एंजाइम होते हैं, उनको एक्टिव करके हमारी हेल्प करता है। अब कैसे एक्टिव करता है जरा ध्यान से सुनो। ये पेप्सिनोजन है, इस पेप्सिनोजन के ऊपर आएगा इस तरीके से, ध्यान से सुनना बच्चा, इस तरीके से पेप्सिनोजन मान लो एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर आके गिर गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे बहुत सारा HCl आके गिर गया ऐसे, और जैसे ही इस पेप्सिनोजन को HCl मिल गया, यानी कि एसिडिक मीडियम मिल गया, यानी कि अम्लीय माध्यम मिल गया, अब ये पेप्सिनोजन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेप्सीन में। किसमें बच्चा? पेप्सीन में। तो बच्चा पेप्सीन होगी एक्टिव फॉर्म, ये डीएक्टिवेट फॉर्म है, ये काम नहीं कर सकता, ये डाइजेशन नहीं कर सकता। डाइजेशन कौन करेगा? पेप्सीन करेगा। तो पेप्सिनोजन को अगर एक्टिव करना है तो उसको क्या देना पड़ेगा? एसिडिक मीडियम। और ये एसिडिक मीडियम कौन सा एसिड प्रोवाइड करता है? तो ये HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो HCl आया, पेप्सिनोजन के ऊपर गिरा, और पेप्सिनोजन किस में ट्रांसफर हो गया? पेप्सीन में। आकांक्षा आप हर क्लास में यही क्वेश्चन पूछते हो? बिल्कुल है बच्चा, बिल्कुल है। ठीक है, तो पेप्सिन क्या हो गया? एक्टिव हो गया। इसका मतलब मैम अब ये डाइजेशन करने के लायक बन गया, बिल्कुल बन गया। ऐसे ही जो दूसरा एंजाइम है कौन सा? प्रोरेनिन। दूसरा एंजाइम कौन सा है? प्रोरेनिन। इसको HCl दिया, इसको एसिडिक मीडियम दिया, इसके ऊपर बहुत सारा HCl आके गिर गया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेनिन नाम के एंजाइम में। इसका मतलब मैम जो प्रोरेनिन था उसका एक्टिव फॉर्म क्या कहलाता है? रेनिन। ये दोनों डाइजेशन करेंगे, ये दोनों पहले से थे, इनको HCl मिला, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये भी डाइजेशन करेगा, ये भी डाइजेशन करेगा। इनको एक्टिव करने का काम किसने किया? HCl ने। तो क्या हम बोल दें HCl डाइजेशन में हेल्प करता है? कैसी हेल्प करी इसने? मैम ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करके हेल्प कर रहा है, इसने एंजाइम्स को एक्टिव कर दिया, ये रहे ये एक्टिव फॉर्म वाले एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेंगे? तो ये एंजाइम डाइजेशन करेंगे, ये एंजाइम पाचन करेंगे।
तो अब P से पेप्सिन, P से प्रोटीन। याद है हमने क्या क्या खाया था, बताओ? CPL, ये खाया था ना हमने। कार्ब्स खाई थी, हमने प्रोटीन खाया था, हमने लिपिड खाया था, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन कहां हो गया था? मुंह में हो गया था। अब P से पेप्सिन, P से पेट और P से प्रोटीन। जैसे पेप्सिन एक्टिव हुआ ना, ये पेप्सिन ढूंढेगा किसको? भाई प्रोटीन को। ये कहेगा प्रोटीन प्रोटीन आ जाओ। अब प्रोटीन के लिए आप क्या खाते हो? आप दाल खाते हो, आप मशरूम खाते हो, आप अंडा खाते हो, और आप बहुत सारे सोयाबीन खाते हो। इन सब चीज में प्रोटीन होता है ना। तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीन वाली चीजों को ढूंढेगा। और जैसे ही प्रोटीन इसको मिल गई, तो जितनी भी प्रोटीन्स है ना, इन प्रोटीन्स के ऊपर पेप्सिन एक्टिव। पेप्सिन क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक का मतलब इनको तोड़ेगा, इस प्रोटीन को छोटा 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 तोड़ देगा। और ये प्रोटीन्स जब हमारे स्टमक में इस तरीके से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इस प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किसमें बच्चा? पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स में। अब आप बोलोगे मैम पेप्टोन्स क्या होता है? प्रोटीन का थोड़ा छोटा रूप पेप्टोन्स कहलाता है। तो ब्रेकडाउन तो हो गया ना, टूट तो गया ना। टूटने को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो ये पेप्टोन्स आगे जाकर किस में कन्वर्ट होंगे? अमाइनो एसिड्स में, अमीनो अम्ल में जाके कन्वर्ट होंगे, तब जाके डाइजेशन कंप्लीट होगा। मैम आपने पढ़ाया था कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होती है। मैंने बिल्कुल पढ़ाया था, यही बात मैं अभी भी बोल रही हूं कि पहले प्रोटीन टूटते हैं पेप्टोन्स में, लेकिन बाद में कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाएगा, तो ये पेप्टोन्स है ना, ये अमाइनो एसिड में टूट जाएंगे। और अमाइनो एसिड से छोटा कुछ भी नहीं होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो मेरी बात को आपने समझ में आ गई मेरी बात? तो आपसे मैं पूछूं कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हमारे पेट में प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं? पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में? पेप्टाइड्स बोल दो इसको या पेप्टोन्स बोल दो, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। किसने किया? पेप्सिन एंजाइम ने। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हुआ है? नो मैम। ये कैसा डाइजेशन है प्रोटीन का? इट इज पार्शियल डाइजेशन। कैसा डाइजेशन है ये पार्शियल है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे आंशिक तौर पे पाचन हुआ है। किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का पूरे तरीके से डाइजेशन अभी नहीं हुआ है। पूरा कहां जाके होगा? तो पूरा जाके होगा बच्चा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो पहले एंजाइम ने पी से पेप्सिन, बीपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कर लेना। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन और पी से पेट। पेट में एक एंजाइम निकला पेप्सिन, उसने प्रोटीन के ऊपर अटैक करा, तोड़ा, प्रोटीन कन्वर्ट हो गया पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। और ये पार्शियल डाइजेशन है, ये थोड़ा बहुत डाइजेशन है, कंप्लीट नहीं है। बात समझ में आ गई? अब दूसरा क्या करता है? दूसरा एंजाइम है रेनिन। रेनिन क्या करता है? अगर आपने खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद आपने दूध पिया, तो उस दूध को पचाने का काम करता है रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या करेगा? दूध के ऊपर अटैक करेगा। अटैक का मतलब है दूध को छोटा छोटा तोड़ देगा। और मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है, कौन सी? केसीन प्रोटीन। मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज नोट डाउन कर लो इस चीज को। इसको मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। मिल्क प्रोटीन, केसीन को मिल्क प्रोटीन, दूध वाली प्रोटीन कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूध वाली शर्करा कौन, दूध वाला प्रोटीन कौन सा है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो आपको बताना है केसीन प्रोटीन होती है। दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। तो दूध के अंदर एक प्रोटीन थी कैसीन। इस कैसीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेनिन। रेनिन करता है इसको पैरा कैसीन में, पैरा कैसीन में तोड़ देता है। और फिर क्या आता है? फिर पैरा कैसीन पे यही पेप्सिन आके अटैक करता है, और इस पैरा कैसीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। किसमें? पेप्टोन्स में। यानी कि दूध के अंदर जितनी भी सारी प्रोटीन थी ना, वो प्रोटीन आके कन्वर्ट हो गई किसमें? पेप्टोन्स में। ओवरऑल आप देखोगे तो पेट में एक ही चीज का डाइजेशन हुआ है, किसका? प्रोटीन का।
अब ये दूध वाली प्रोटीन है जिसको हम केसीन कहते हैं, है ना, और इस केसीन को पैरा केसीन में बदल देता है। कौन बदल देता है बच्चा? कौन? आप बताओगे, रेनिन एंजाइम। और ये रेनिन एंजाइम बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्यों? आप ही बता दो। बच्चे क्या पीते हैं? दूध ज्यादा पीते हैं, तो ज्यादा रेनिन चाहिए, तो बच्चों के अंदर रेनिन एंजाइम बहुत ज्यादा निकलता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाते हो, आप लोग दूध कम पीते हो। आज भी देख लो, आप में से कितने लोग होंगे जो बहुत कम दूध पी रहे होंगे, है ना। तो धीरे 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 इस रेनिन का सिक्रेशन डिक्रीज होता जाता है, इसकी मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, इसकी मात्रा कम होती जाती है। बात समझ में आ गई? और अब बुढ़ापे तक जाके आपका जो दूध, जो आपका रेनिन है ना, वो बिल्कुल बनना बंद भी हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा, बूढ़े लोगों को दूध हजम नहीं होता है। हम बोलते हैं, डॉक्टर कहता है कि इसको दूध हजम नहीं होता है, इसको दूध मत पिलाना, मतलब इसके लिए दूध नुकसान कर रहा है। आपने सुना होगा ऐसा बात। सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि सांप में दूध को पचाने वाला एंजाइम ही नहीं होता, इसलिए सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप के लिए वो दूध जहर का काम करेगा। अब आप कहोगे मैम जहर तो होता ही है, और क्यों जहर बना रहे हो उसके अंदर? तो कभी भी सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, ये बस सुनी सुनाई बातें हैं कि सांप को दूध पिलाओ। सांप को अगर दूध पिलाओगे ना, वो उसके लिए जहर का काम करेगा, बिकॉज उसके अंदर एंजाइम होता ही नहीं है दूध को पचाने वाला। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? तो मैंने कहा बच्चों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में बनने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। क्यों? क्योंकि बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं, तो रेनिन क्या करता है? दूध का डाइजेशन कर देता है। बात समझ में आ गई? आपने देखा, छोटा बच्चा होता है, वो कभी कभी मुंह से उल्टी कर देता है दूध पीते ही, है ना। दूध पीने के 10-15 मिनट के बाद उसको उल्टी आती, तो दूध हल्का सा फटा आता है। तो देखा होगा ना आपने, वो फटा दूध ही, उसी को पैरा कैसीन कहते हैं। इसी को पैरा कैसीन कहते हैं। ये पैरा कैसीन जैसे ही दूध उसने पिया, पेट में गया, पेट में जाते ही ये एक्टिविटी हुई, अब उसको वापस से उल्टी सी आ गई, तो वो पैरा कैसीन बाहर निकल गया। तो जो फटा सा दूध निकलता है ना, वो पैरा कैसीन होता है। ओके, तो अब आप बोर्ड पे देख पा रहे होगे एक चीज, क्या कि हमारे पेट में ओवरऑल कौन से न्यूट्रिएंट का, कौन से पोषक तत्व का डाइजेशन हुआ है। आप देख पा रहे होंगे प्रोटीन का। भाई दूध में भी तो ये प्रोटीन है, ये भी तो प्रोटीन है। ओवरऑल जो आपने प्रोटीन खाया था, उसका पार्शियल डाइजेशन होके प्रोटीन पेप्टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। चाहे वो आपने दूध से निकाला हो प्रोटीन, चाहे आपने कोई अंडा खाया, नॉन वेज खाया, या आपने दाल खाई, कुछ भी खाया आपने खाने में, अल्टीमेटली ये प्रोटीन आके किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टोन्स में हो जाता है कन्वर्ट। तो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने जो गैस्ट्रिक जूस बनाया, उस जूस में 2 एंजाइम थे। इन एंजाइम को एक्टिवेट करा एक एसिड ने, जो एसिड हमें जन्म से ही हमारे पेट में निकलता है, जिस एसिड का नाम HCl होता है। वो इन 2 एंजाइम को एक्टिव करेगा और एक्टिव करके ये एंजाइम्स अपना ये काम करें। अब ये बताओ, हमने कितने टाइप का फूड खाया था? हमने 3 टाइप का ही खाया था ना। कौन कौन सा? CPL, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था? पार्शियल, कार्बोहाइड्रेट्स का, शर्कराओं का। पेट में आते आते कौन से का डाइजेशन हो गया? प्रोटीन का हो गया ना। अभी तक किसका डाइजेशन हुआ? नहीं हुआ बिल्कुल भी। लिपिड्स यानी फैट का बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं हुआ। इसका मतलब मैम, हमारे पेट में आफ्टर दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के बाद डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड खाने का मिक्सचर बन गया। बिल्कुल बन गया। ये पार्शियल तरीके से डाइजेस्टेड है, ये थोड़े बहुत पचे हुए हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं पचा, तो एक मिक्सचर बन गया। और हमारे पेट में डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का एक मिक्सचर बना है, जो पचित और अपचित भोजन का एक मिश्रण बन के तैयार हुआ है, उसी को हम काइम फूड कहते हैं। CHYME, काइम। पूछ ले एग्जाम में, काइम फूड कहां के खाने को कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए पेट के खाने को। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, मेरा पढ़ाया हुआ, माउथ के खाने को हमने क्या बोला था? हाँ जी बताइए। जब आपने मुंह में खाना खा लिया और उस खाने का डाइजेशन हो गया, फिर वो खाना आपके फूड पाइप से होता हुआ पेट में गया था, उस खाने को हमने नाम क्या दिया था? पंकज जी आपने गलत आंसर किया है, मोनिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अरे याद करो, उस खाने को हमने बोलस बोला था, पागल लड़कों, बोलस। अब बोलस में क्या पचा हुआ था? ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ और सिर्फ शर्कराओं का पाचन हुआ था। अब पेट में किसका? प्रोटीन का भी हो गया।
तो काइम फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हल्का फुल्का डाइजेशन हो गया, लेकिन लिपिड्स का बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन वसाओं का बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी तक। तो पेट से जो अब नीचे की तरफ खाना जाएगा ना, उसको हम काइम फूड बोलेंगे। इसको चाइम नहीं बोलोगे, काइम प्रोनाउंस करते हैं हम। समझ में आ गई मेरी बात? और पूछ ले आपसे पेट का पीएच वैल्यू, तो बच्चों पेट का स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू 1 से लेकर 1.5 या 1.8 तक जाता है, इतना होता है। लेकिन एसिडिटी हुई तो वो 1 तक आ सकता है, 1 से कम 0.8 0.7 भी हो सकता है। ओके, बात समझ में आ गई होगी इतनी आपको। चलो मैम आ गई। अब मैं आपको जो अगली चीज पढ़ाने जा रही हूं उसको बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन है ये। तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया ना पेट में, ये बात समझ में आ गई ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? एक बच्चा कह रहा है लिपिड्स का कहाँ होगा, रुको रुको, चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, अभी 3 क्लास और लगेंगे इसको फिनिश करने में। तो आगे होगा लिपिड्स का डाइजेशन। ठीक है, ये आपका पेट था, मैंने आपको इसकी फोटो भी दिखाई थी। पेट किस लेटर के जैसा था? तो किस अल्फाबेट के जैसा था? जे के जैसा। और पेट के 3 हिस्से होते हैं, ये भी सुन लो, ठीक है? यहां से भी क्वेश्चन आ जाए तो कभी। हमारा पेट 3 भाग में बंटा हुआ होता है। इस तरीके से ऊपर से आता है कौन? फूड पाइप। ये आपका फूड पाइप था, ये खाना ला रहा था, इस तरीके से पेरिस्टालसिस करता 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 ऐसे खाना लाया पेट में। फूड पाइप से जो पार्ट पेट का जुड़ा हुआ है, उस ऊपरी वाले भाग को फंडस कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? फंडस भाग कहा जाता है। फिर जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ओह सॉरी, ऊपरी पार्ट को फंडस नहीं, क्या बोल दिया मैंने, कार्डिया। कार्डिया, ये आपका फूड पाइप, प्लीज इसको सही करना। इस तरीके से आपका ऊपर की तरफ फूड पाइप है। तो फूड पाइप से जो कनेक्टेड वाला हिस्सा है ना, उसको कार्डिया भाग कहा जाता है, कार्डिया। और जो बीच वाला होता है ना, उसको फंडस कहा जाता है। और जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, यहां से आपकी छोटी आंत शुरू हो जाती है, ऐसे आगे चलकर ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से। तो इस पार्ट को पाइलोरस भाग कहा जाता है, पाइलोरस भाग। तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, वैसे आते नहीं हैं ये, लेकिन याद रख लेना कि हमारा पेट 3 भागों में विभाजित रहता है। जो ऊपर की तरफ भोजन नली से जुड़ा हुआ भाग है वो कार्डिया, और जो नीचे की तरफ छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है ना, उसको हम पाइलोरस भाग कहते हैं, उसको हम पाइलोरस भाग कहते हैं। अब आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी आपको। मैंने कहा था कि आपके बॉडी में, यानी कि आपके स्टमक में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड निकलता है। कौन सा? HCl। तो मैम ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपने बोला कि अगर आप किसी की स्किन पर डाल दोगे तो उसकी स्किन जल जाती है। तो हमारे पेट में है, तो पेट क्यों नहीं जलता? ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना, क्यों नहीं जलता? उसका आंसर सुनो। इस तरीके से आपका पेट है, और इस पेट में मान लो इस वाली लाइन से क्या निकल रहा है? इस येलो कलर वाली लाइन से आपका HCl बन रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही इन्होंने HCl बना के गैस्ट्रिक जूस में डाल दिया। अब क्या होता है, इसी लेयर के, इसी के नीचे की तरफ, ये जो जहां से HCl निकला ना, उसके जस्ट नीचे की तरफ इस तरीके से एक और लेयर होती है आपके पेट में, पूरे के पूरे अंदर की तरफ, पेट के आंतरिक हिस्से में इस तरीके से एक लेयर और होती है। इस लेयर को कहा जाता है म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर। और यही जो म्यूकस लेयर होती है ना, इसको हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मा परत, म्यूकस लेयर। और ये किस नेचर की होती है? ये होती है बेसिक नेचर की, इसको हिंदी में श्लेष्मा परत कहा जाता है। और ये होती है बेसिक नेचर की, क्षारीय प्रकृति की होती है। और बच्चा ऊपर की तरफ एसिड निकला, यहां से बेसिक नेचर निकल गया, तो एसिड का प्रभाव ये बेस क्या कर देगा? कम कर देगा, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू को वो मेंटेन कर देगा। और एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आप बताओगे क्या हो जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेट जलता नहीं है। अगर ये लेयर नहीं होती ना, ये वाली लेयर, तो एक दिन आप सो के उठते आपका पेट जल के राख हो चुका होता, जल गया होता।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेट को जलने से बचाती है कौन सी लेयर? म्यूकस लेयर, श्लेष्मा परत। कहाँ होती है? पेट के अंदर वाली लाइनिंग पे। तो ये भी डाउट मैंने आपका खत्म कर दिया। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे, पेट में कौन से एंजाइम, कौन सा एसिड, किस एसिड की वजह से एसिडिटी हो जाती है, कौन कौन से एंजाइम है, किसने प्रोटीन का डाइजेशन करा, किसने आपका दूध का करा, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो आपने खाना खाया वो खाना आपके पेट में आ गया और अब ये खाना डाइजेस्ट हो गया जितना होना था। कंप्लीट 3 से 4 घंटे तक आपके पेट में खाना रहता है। इस पूरी प्रोसेस को 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब पेट से नीचे की तरफ इस तरीके से खाना जाएगा, इस पाइप से होता हुआ ऐसे। यहां से जो खाना है ना वो नीचे की तरफ जाएगा और ये जो नीचे की तरफ इस तरीके से घुमा हुआ पाइप पड़ा है ना, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे, इसको छोटी आंत बोलेंगे। तो जरा लिखिए, 1 नंबर पे माउथ, 2 नंबर पे फूड पाइप, 3 नंबर पे स्टमक, और अब खाना कहां जाएगा? पेट के बाद। पेट के बाद जो 4 नंबर पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब सारा खाना जाएगा इंटेस्टाइन में। 2 इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल एक लार्ज, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। बोलते ना तेरे फलाना इंसान का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी आंतड़ियां फट गई इसलिए उसकी डेथ हो गई, है ना। या बोलते हैं मैं तेरी आंतड़ियां निकाल दूंगा, गुस्से में बोलते हैं ना, डायलॉग मारते हैं ना, ज्यादा बकवास मत कर, मैं तेरी आंतड़ियां तोड़ दूंगा, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, 2 आंतें होती है। 2 इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत। ये क्या है? सबसे पहले ऑर्गन है ये। इस तरीके से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, ऐसे इस तरीके से घुमा हुआ एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है। जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करते हैं ना, इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो इसकी लेंथ होती है बच्चा 6 से 6.25 मीटर। 6 से 6.25 मीटर लंबा पाइप होता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम 6 6.25 मीटर बहुत लंबा हो गया। बिल्कुल हो गया, लेकिन हमारी बॉडी में इस तरीके से घुमा पड़ा है ऐसे, तो आपको पता नहीं लगता है, ऐसे पड़ा है आपका ये पाइप। लेकिन अगर इस पाइप को बाहर निकाल के देखोगे तो 6 6.25 मीटर तक लंबा चला जाएगा। और अगर किसी किसी की हाइट ज्यादा है ना, लंबाई ज्यादा है, 6 6.5 फीट 7 फीट तक है, तो बच्चा उसका ना हल्का सा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा भी हो सकता है, 6.5 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, इसका जब डायमीटर देखते हो, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, इसका डायमीटर होता है 1 इंच का, 1 इंच, 1 इंच का डायमीटर है। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना आपका LI, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये सिर्फ 1 से 1.5 मीटर लंबा पाइप होता है। तो मैम फिर आपने इसको स्मॉल और इसको लार्ज क्यों बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा है लेकिन इसका डायमीटर कम है, सिर्फ 1 इंच का। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा है लेकिन इसका डायमीटर कम, लंबाई कम है लेकिन डायमीटर ज्यादा होता है जो अप्रोक्स 3 इंच का होता है। इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन पड़ा और इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा। घर में 2 बहनें होती है ना, छोटी बहन होती है उसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है, बड़ी बहन की लंबाई कम रह जाती है। वही बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है भले ही, लेकिन बच्चा जब इसका डायमीटर कम है तो ये छोटी बहन ही कहलाएगी। और बड़ी बहन की चाहे लंबाई कम हो लेकिन डायमीटर ज्यादा है तो ये बड़ी ही बहन कहलाएगी हमेशा। तो लेंथ ज्यादा किसकी? इसकी। डायमीटर ज्यादा किसका? इसका। तो इसको क्या बोलेंगे? बड़ी बहन। इसको क्या बोलेंगे? छोटी बहन। पॉइंट समझ में आ गया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम, डायमीटर ज्यादा। अब बात ये आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना आया तो किस पार्ट में जाता है? तो सुनिए बच्चों, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, मैंने SI लिख दिया है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। पहले फोटो दिखाती हूं फिर आपको लिखवाऊंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस फोटो को जब आप देखोगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा, ये आपका पेट है, ऐसे जे बना हुआ, पेट से ऐसे ऐसे आपका ये पाइप शुरू हो गया। ठीक है, ये देखो पाइप कैसे पड़ा है, ये देखो। दिखने में तो छोटा लग रहा है मैम, लेकिन बाहर निकालोगे ना तो पता लगेगा 6 6.25 मीटर लंबा है। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको ड्यूडेनम कहा जाता है, ड्यूडेनम। फिर जो दूसरा पार्ट होता है उसको जेजुनम,
और लास्ट वाला हिस्सा उसको इलियम कहा जाता है। तो जरा लिख दीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 पे ड्यूडेनम, हिंदी में इसको ड्यूडेनम या अंतर्ग्रहणी भी कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों इंग्लिश टर्म साथ में लिखना, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे एग्जाम में जाके, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, इंग्लिश टर्म को ही हिंदी में ट्रांसलेट करके पेपर में छाप देता है। ठीक है, ड्यूडेनम। 2 नंबर पे आता है जेजुनम। जेजुनम देखो लिखवाया ना, जेजुनम। अब आप कहोगे मैम ये नाम कहां से आए हैं? अब मैम ने तो बनाए नहीं है ना, थोड़े टफ हैं सुनने में, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। और तीसरा जो पार्ट आता है उसको इलियम भाग कहा जाता है। उसको कौन सा भाग? इलियम भाग कहा जाता है। तो आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारी छोटी आंत 3 भाग में बंट गई। ओके मैम, आप जरा ध्यान से सुनना। ये आपका पेट था, इस तरीके से ये पेट आ गया। ओके, इस तरीके से। तो पेट से जो नीचे की तरफ जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, तो इस वाले भाग को, ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, इसको ड्यूडेनम कहते हैं। इस हिस्से को डी बोलेंगे। ऐसे जो नली है, पाइप है, ये डक्ट की जैसे नली है एक, इसको डी बोलेंगे, ड्यूडेनम। तो पेट से कनेक्टेड छोटी आंत का हिस्सा ड्यूडेनम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाला ये घुमाव सा है उसको जैजुनम, और जो लास्ट में फिर जहां से आपके लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है उसको इलियम कहा जाता है। इस फोटो में देखो बच्चों, आप तो बस फोटो देख के समझो। ये रहा, इसको ड्यूडेनम वाला भाग, मैंने कहा ना ये नली है, इसको ड्यूडेनम वाला भाग कहते हैं। तो पेट का खाना कहां आया? जरा बताओ, पेट का खाना कहां आया? ड्यूडेनम में आया। तो जैसे ही इस ड्यूडेनम में खाना आया, ऐसे मान लो ऐसे खाना आ रहा है, ओके, पेरिस्टालसिस होता 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 इस ड्यूडेनम में खाना आया। अब क्या होगा? इस ड्यूडेनम से 2 ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं। ये जो ड्यूडेनम वाला भाग है ना, इससे 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं। पहला लीवर, जिसको हम यकृत बोलेंगे, और दूसरा पेनक्रियास। जब मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था ना, तब भी ये बात बताई थी, तीसरी बार रिपीट कर रही हूं कि जो खाना हमारी छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के किस हिस्से में? इस ड्यूडेनम वाले में। तो यहां से ही आपके 2 अंग हैं जुड़े हुए, जो अंग ग्रंथियों की तरह काम करते हैं, जो ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 पे लीवर, नंबर 2 पे पेनक्रियास। देखो इस तरीके से यहां पर आपका लीवर नली की सहायता से कनेक्टेड होता है, और फिर इधर की तरफ पेड़ के पत्ते जैसा पेनक्रियास। ये रहा, ये लीवर, ये पेनक्रियास, ये यकृत, ये अग्नाशय। अब जैसे ही खाना ड्यूडेनम में आया, तो लीवर अपना जूस बना के इस खाने में ऐसे ट्रांसफर कर दिया। किसकी सहायता से? डक्ट, नली की सहायता से। पेनक्रियास ने अपना जूस नली की सहायता से इस खाने में डाल दिया। अब बच्चों ये मत समझना कि खाना लीवर में गया, नो 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 नो, लीवर तो इधर पड़ा, ये तो बाईपास है पूरा लीवर। तो खाना लीवर और पेनक्रियास में नहीं जाता है, खाना यकृत और अग्नाशय में नहीं जाता है, खाना यहीं पड़ा है। कहां पे? ड्यूडेनम वाले हिस्से में। तो ड्यूडेनम में खाना है, जैसे ही खाना यहां आया ना, तब लीवर ने अपना जूस, पेनक्रियाज ने अपना जूस यहां पे ट्रांसफर करा। तो कुछ बच्चों को लगता है कि हमारा पेट के बाद खाना लीवर में जाता है या पेनक्रियाज में जाता है। ऐसा मत समझना, लीवर पेनक्रियाज में खाना जाएगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फूड यही रहता है, कहां पे? इस ड्यूडेनम वाले हिस्से में। और जैसे ही खाना आया तो लीवर ने अपना जूस, पेनक्रियाज ने अपना जूस ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम पहले लीवर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हम आगे का चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। फिर आगे तो जरा लिख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट, और ड्यूडेनम में हमें ए लगा दो। ए पे हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं, यकृत। चलिए फिर, अब लीवर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे कवर नहीं होंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला
अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि क्या लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, आपको बोलना है यस। क्यों? क्योंकि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ ना। यहीं पर तो आपको लीवर लिख रही हूँ, यहाँ पे तो पक्का कुछ ना कुछ तो काम करता ही है, तभी तो यहाँ पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम इसको नर्वस सिस्टम में पढ़ते भैया, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब जरा सुनो, जब आप लीवर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, लीवर के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच या बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप लीवर के बारे में डिटेल में स्टडी करोगे, उसको हेपेटोलॉजी कहा जाता है। टू स्टडी अबाउट लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। बच्चा, जब जब आप हिपैटिक शब्द देखते हो ना, हिपैटिक का मतलब ही होता है लीवर। आप अगर किसी हॉस्पिटल में गए हो और उस हॉस्पिटल में एक कमरे के बाहर लिखा है हिपैटिक रूम, इसका मतलब है उसमें लीवर के सैंपल पड़े हैं या किसी का लीवर पड़ा है उस रूम के अंदर। हिपैटिक शब्द का मतलब ही लीवर होता है। इसलिए आपने कभी ना कभी सुना होगा हिपैटिक हॉस्पिटल या हिपैटोलॉजी या हिपैटोलॉजिस्ट सुना होगा। ऐसे डॉक्टर्स जो लीवर पे स्टडी करते हैं और जो लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको हिपैटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं, उनको हेपैटिक सेल्स कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले हेपैटिक सेल्स किस ऑर्गन में है, किस अंग में पाई जाती है, तो क्या कहोगे? लीवर में पाई जाती है। और ये जो हेपैटिक सेल्स होती है ना बच्चा, इनमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। अब हाईएस्ट रीजनरेशन का मतलब क्या है? वापस से बन जाती हैं। इनमें पुनः निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अब आपको एक बात बताऊंगी मैं, और आप सुन के सरप्राइज हो जाओगे। आप अपने लीवर को ना 2 टुकड़ों में काट के फेंक दो। इस टुकड़े से एक नया लीवर, इस टुकड़े से एक नया लीवर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लीवर की जो सेल्स है ना, उनमें सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है। इसका मतलब उनमें पुनः निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन शर्त यह है कि हेपैटिक सेल्स अच्छी होनी चाहिए। अब आप बहुत अल्कोहल लेते हैं, बहुत शराब पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा कुछ खाते हैं, और आप कहते हैं अरे मैम ने पढ़ाया था लीवर तो, कोई बोलेगा आपसे कि भाई साहब कम खाया करो, ये सब कम पिया करो, लीवर खराब हो जाएगा। तो आप कहोगे मैम ने पढ़ाया था लीवर तो वापस बन जाता है अगर खराब हो गया तो। अरे नहीं, जो हेल्दी लीवर सेल्स होती है ना, वही रीजनरेट हो पाती है। अब आपने इतना कुछ खा लिया, पी लिया, ये तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, तो इनका टार, इनके जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, वो जाके आपके लीवर सेल्स को खराब कर देते हैं। तो ऐसा लीवर वापस नहीं बनेगा। कहीं तुम बोल दो मैम ने बोला था तो खूब पीता हूं, है ना, ऐसा नहीं है। ओके, तो लीवर सेल्स तभी रीजनरेट होंगी जब वो हेल्दी हैं, आपकी स्वस्थ हैं। आप ना अल्कोहल लेते हो, ना ही आप कोई बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, कोई ड्रग कुछ नहीं लेते हो, और आप बहुत अच्छा अपना लीवर रख रहे हो, तब आपका लीवर सेल्स रीजनरेट हो सकती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा ऑर्गन सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर रखता है? आप बोलोगे लीवर। कौन सी सेल्स? तो लीवर सेल्स। लीवर सेल्स का नाम क्या है? हेपैटिक सेल्स। सबसे कम होती है ब्रेन वाली, न्यूरॉन, एक बार खत्म हमेशा के लिए खत्म। और सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो हेपैटिक सेल्स। इसीलिए आपने सुना होगा लीवर को हम टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, किसका? बिहार में लालू यादव जी का लीवर खराब हो गया था, तो उनकी लड़की ने, उनके लड़के हैं ना, 2 शायद, 2 है कि 3 है, तो उनकी लड़की ने अपना लीवर का परसेंटेज डोनेट किया, और लालू यादव जी जिंदा है आज भी, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी लड़की का लीवर अच्छा था, और उस लड़की का और उनके पापा का ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था। तो क्या किया कि लड़की का कुछ परसेंटेज लीवर लालू यादव जी के लीवर में जोड़ दिया, और लालू यादव जी का लीवर में जब वो लड़की के अच्छे लीवर सेल्स गई, जो अच्छी थी हेपैटिक सेल्स, वो वहां जाकर धीरे धीरे रीजनरेट हो गई, और लालू जी का पूरा लीवर बना देंगी वो। तो लीवर सेल्स को हम टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। मान लो आपके दोस्त का लीवर खराब हो गया, आपका दोस्त बेवड़ा था, उसने पी पी के अपना लीवर डैमेज कर लिया। अब डॉक्टर ने कहा अगर आपको जिंदा रहना है तो आप कोई डोनर ढूंढो जो आपको लीवर दे दे। तो आपको दया आ गई अपने दोस्त पे, आपको दया आ गई, आपने कहा डॉक्टर साहब मेरा लीवर का कुछ पार्ट निकाल के इसमें लगा दो। तो मान लो डॉक्टर ने 60% आपके लीवर को काट के उसके बॉडी में लगा दिया। तो कुछ दिनों के बाद
उसमें 60 गया, आप में 40 बचा, तो आप में 60 बन जाएगा और उसमें 40 बन जाएगा, तो आपका भी लीवर सही काम करेगा, उसका भी करेगा। इसका रीजन यही होता है कि लीवर सेल्स में सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है। ठीक है, इसलिए हम लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑर्गन ऐसा नहीं है कि 10% निकाल लो। अरे आपने कभी सुना है फलाना इंसान को हार्ट अटैक आ गया तो फलाना इंसान ने अपना 10% हार्ट दे दिया? ऐसा नहीं होता है, दोनों मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अमिताभ बच्चन जी का भी लीवर डैमेज था, उनको भी एक डोनर मिला था, उन्होंने अपना लीवर किसी और से मतलब ट्रांसप्लांट करवा रखा है। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पैसे में क्या नहीं मिलता, सब मिल जाता है। पैसे में सिर्फ माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है। सब, पैसे में बहुत पावर है, बहुत पावर, सब मिल जाएगा पैसे में। सिर्फ क्या नहीं मिलेगा, माँ बाप और माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, बस। बाकी सब रिश्ते मिल जाते हैं पैसे में, सब रिश्ते, सब जान, आपकी जान भी बच जाएगी। पैसा है तो आपके पास सब कुछ कर सकते हो। आपके पास पैसा है तो आप इस दुनिया को खरीद सकते हो। एक एक आदमी का फेफड़ा, किडनी, लीवर सब खरीद सकते हो, बस माँ बाप का प्यार नहीं खरीद सकते, उनका प्यार अनमोल है। ठीक है, तो हेपेटिक सेल्स आपकी हाईएस्ट रीजनरेशन पावर रखते हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम किसकी, कि जो लीवर होता है ना, इसको हम किस कलर का होता है लीवर? लीवर हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर का, दिख रहा है ना, रेडिश ब्राउन। जंग लगता है ना, तो जंग लगता है तो जो कलर होता है ना लोहे का, वैसा सा आपका लीवर होता है। ठीक है, तो लिख दो लीवर का कलर क्या होता है, रंग क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। लेकिन अगर आप अल्कोहल ज्यादा पी लोगे, अगर आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट पी लोगे, तो रेडिश से वो ब्राउन ही बच जाएगा और ब्राउन ही हो जाएगा। ओके, चलिए, तो कलर आपने लिख लिया। अब बात करते हैं मैम, लीवर का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है? लीवर का वजन कितना हो सकता है? 1.5 टू 1.7 किलोग्राम तक का इतना वजन है आपके लीवर का। ठीक है, लीवर को हम बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अक्सर एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड है उसको लीवर कहते हैं। लिख लेना हिंदी में, यकृत को मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की उपाधि दी गई है। क्यों? क्योंकि इसका वजन देखो ना कितना है, इतना वजन है इसलिए। और इसको ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जूस बनाता है इसलिए। ठीक है, तो लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात ये आती है बच्चा लीवर की, कि लीवर क्या काम करता है। हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ तो हेल्प करता होगा, बिल्कुल करता है। तो लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है? तो लीवर एक जूस बनाता है, जिस जूस का नाम होता है बाइल जूस। लीवर ना एक रस बनाता है जिस रस को पित्त रस कहते हैं, और ये क्या करता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको यहां पढ़ रहे हैं। बाकी कोई शौक नहीं था मुझे यहां पढ़ाने का, अलग से पढ़ा सकती थी मैं, है ना। तो लीवर क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस बनाता है, और ये बाइल जूस क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इस तरीके से मान लो आपका लीवर है, ऐसे ऐसे आपका लीवर है, और लीवर दिन रात 24 घंटे 7 दिन एक जूस बना रहा है, जिस जूस का नाम है बाइल जूस। ऐसे बना रहा है, एक दिन में बाइल जूस अप्रोक्स 700 से 800 ml बन जाता है। 700 टू 800 ml पर डे, इतना एक दिन में बन जाता है। ठीक है, जब ये बाइल जूस ज्यादा हो जाता है तो इसी लीवर से नीचे की तरफ हरे रंग की एक थैली जुड़ी हुई होती है। इस हरे रंग की थैली को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है, हिंदी में पित्ताशय, या आम भाषा में हम पित्त की थैली बोलते हैं। सुना जरूर होगा आपने, फलाना इंसान की पित्त की थैली में पत्थरी हो गई, सुना होगा ना। बताएंगे आपको कैसे हो जाती है। ठीक है, जब लीवर से बना हुआ बाइल जूस ज्यादा हो गया तो लीवर से नीचे की तरफ एक हरे रंग की थैली होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पित्त की थैली। इस थैली में आके बाइल जूस स्टोर हो जाता है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आया बाइल जूस बनाया किसने, बनाता तो लीवर है और वो स्टोर कहां होता है जाके, तो एक थैली में, जिस थैली को क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। मैं आपको दिखाती हूं, देखो मैं आपको दिखाती हूं, ये रहा, देखो ये तो उल्टा हो गया, आप समझ नहीं पाओगे, रुक जाओ, दूसरा फोटो होगा मेरे पास कहीं ना कहीं। अरे बाबा, अरे इसने कैसा, ये रहा, देखो लीवर दिख रहा है, 1.5 to 1.7 किलोग्राम, रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। अब ये जो ज्यादा लीवर का जूस बन गया, तो इस थैली से होता हुआ कहाँ, सॉरी इस डक्ट से, इस नली से होता हुआ कहाँ, इस थैली में, और इस थैली को क्या दिखा रखा है, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। तो बाइल जूस बनाया किसने, लीवर ने, जाके स्टोर कहां हो गया, गॉल ब्लैडर में। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो लीवर द्वारा बनाया हुआ हरे रंग का बाइल जूस होता है, हरे रंग का क्यों होता है बताएंगे। ये हरे रंग वाला जूस इसमें स्टोर हो गया, जितना होना था उतना हो गया, बाकी का देखो ये हरे रंग से पाइप से होता हुआ कहां पे, इसके अंदर, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट। तो बाकी का जो बाइल जूस था ना, वो इस तरीके से आके गिर जाता है किसके अंदर, इस पाइप के अंदर, और इसी पाइप को तो हम पढ़ रहे थे क्या, ड्यूडेनम। तो ऐसे लीवर ने जूस बनाया, ज्यादा हो गया तो गॉल ब्लैडर में, बाकी का बाइल जूस जाके कहां गिरता है, टी वाले भाग में। टी किसका भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें क्या है, खाना, तो इस खाने में आके क्या मिक्स हो गया, बाइल जूस, इस खाने में आके क्या मिक्स हो गया, बाइल जूस मिक्स हो गया। तो इसलिए तो डाइजेशन में हेल्प करता है लीवर, इसीलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लीवर ने एक जूस बनाया बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, तो ये बाइल जूस यहां से होता हुआ छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में गिर जाता है, और ड्यूडेनम में होता है फूड यानी कि खाना, और अब ये बाइल जूस जाके क्या करता है, इस खाने को पचाने का काम करेगा। क्या करेगा, पचाने का काम करेगा। अब कैसे पचाएगा, क्या होता है बाइल जूस में, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बच्चे का लीवर 300 से 350 ग्राम का होता है बच्चा, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, 15-18 साल के बीच में उसका पूरा लीवर इसी वजन का आ जाता है। ओके, तो कल मैं पढ़ाऊंगी बाइल जूस होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, और बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। देन हम पढ़ेंगे लीवर के फंक्शंस, और ये काम है लीवर। एक अच्छी किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ होता है लीवर मिनिमम 250 से 300 काम करता है। अब आपको डरना नहीं है, इतने काम नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं, आपको 10-12 काम पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में आते हैं, वही आपको याद रखने हैं। समझ गए मेरी बात, है ना। हम पढ़ क्या रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला हिस्सा, ड्यूडेनम में खाना था, यहां से लीवर ने अपना जूस भेज दिया, कौन सा जूस, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या होता है, किस कलर का होता है, सब कुछ कल पढ़ेंगे। अब आज की क्लास तक कोई डाउट है तो वो पूछो, और ये बताओ कि आपको क्लासेस समझ में आ रही है ना, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आने लग गया है ना, अभी तक तो, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए था, अब नहीं आ रहा है तो फिर आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। मुझे ये बताओ, समझ में आ रही है ना, चीजें सही डायरेक्शन में चल रही है ना। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा मैम बहुत डिटेल में पढ़ा रही हैं। बच्चा जब बैच स्टार्ट हुआ था तो मैंने क्या कहा था, एक ही बार साइंस पढ़ना है आपको, बार बार नहीं पढ़ना है। एग्जाम चाहे कितना ही देना, लेकिन साइंस एक ही बार पढ़ना, ठीक है। अब मुझे बताओ सारे बच्चों के क्या समझ में आ रहा है। साकेत यादव कह रहे हैं हाँ जी मैम। सोनू का कहना है मैम पहली बार आपकी क्लास पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ओके थैंक यू। रवि का भी कहना है मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अजय कह रहे हैं केमिस्ट्री क्लास, आप टेक्निकल टीम को फोन करके आप उनसे पूछिए, मैं शेड्यूल नहीं बनाती हूँ बच्चा, वैसे 2 क्लास आपकी होनी चाहिए, मैंने बोला तो है 2 क्लास करवाने का। चलो मंडे से आपकी रेगुलर चल जाएंगे 2 क्लास आपके बैच में, डोंट वरी। ओके मैम बहुत अच्छा, ओके बहुत बढ़िया। रजनी जी भी कह रही हैं अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। पंकज का भी यही कहना है। उपांक्षा ने थम्स अप भेजे हैं, बहुत बढ़िया। आंतरस कल की क्लास में आएगा। अभय बच्चा, योगेंद्र कह रहे हैं कि मैम आप किस बुक से पढ़ाती हो, कोई एक किताब थोड़ी है जो मैं नाम बता दूं आपको कि मैं किस किताब से पढ़ाती हूँ। पंकज जी कह रहे हैं मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है ना, मैम ने एक चैप्टर करवा दिया, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इंग्लिश में मेरी बुक है DNA ऑफ साइंस, जिसमें साइंस के 3 सब्जेक्ट हैं, 3 नहीं 5, 5 मतलब
ईवीएस इकोलॉजी भी है उसमें, और साइंस एंड टेक भी है उसमें, और बायो केमिस्ट्री फिजिक्स है। कुछ इस तरीके की है जो आपको अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी पिछले 3 महीने से, क्योंकि प्रिंट होके नहीं आई थी, मैं भी बहुत बिजी थी पिछले 3 महीने से। अभी ये 2-3 दिन में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, आसपास के मार्केट में, बड़े शहरों के मार्केट में मिल जाती है। ये है कंप्लीट साइंस की, लेकिन ये अभी इंग्लिश में है, हिंदी में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर बायोलॉजी की प्रैक्टिस करनी है तो मेरी एक और किताब है बायोलॉजी वॉल्यूम 1, वो मैं आपको बताऊंगी। ये अमेजन फ्लिपकार्ट से आप आसानी से ले लोगे। 1-2 दिन रुको, अभी आ रही है प्रिंट होके, 3-4 महीने से ही मार्केट में नहीं है ये, क्योंकि जो हमने जितनी कॉपी 8 या 10 हज़ार मैंने शादी से पहले प्रिंट करवाई थी वो सारी बिक गई थी। अभी मैंने प्रिंट बीच में बहुत बिजी हो गई थी, मैंने प्रिंट भी नहीं करवा पाई थी, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे परचेज करनी है, डोंट वरी। 1-2 दिन रुक जाओ, है ना, आ जाने दो एक बार, मेरे पास आ ही नहीं उससे पहले मैं आपको बोल दूं तो ये नहीं है, ठीक है। ओके, हिंदी वाली ही बता दूंगी मैं, कैसे मिलेगी सारी बता दूंगी, डोंट वरी। चलो फिर, आज की क्लास आपको पढ़ के कैसा लगा? मुझे तो उम्मीद यही है कि अभी तक आपको सब कुछ समझ में आना लग गया है। और